हम लोग आर्थिक विचारों के इतिहास में मार्शल को पढ़ रहे थे और हम लोग उसके आर्थिक विचार में मूल्य के सिद्धांत पर व्याख्या कर रहे थे और हम लोगों ने बहुत विस्तार से देखा कि कैसे उसने मूल्य की व्याख्या करने में वास्तव में ऑस्ट्रियन स्कूल और क्लासिकल स्कूल को मिला करके यह बात कहने का प्रयास किया कि मूल्य वहाँ निर्धारित होता है जहाँ मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होती है। हम लोगों ने यह भी देखा कि उसने बड़े विस्तार से मूल्य निर्धारण में समय तत्व की क्या भूमिका है उसकी भी बात करता है। और आपने देखा कि जब समय बहुत कम होता है तो पूर्ति लगभग बेलोचदार होती है और जैसे समय बढ़ता जाता है पूर्ति की लोच बढ़ती चली जाती है। इसलिए आपने उसको अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल में विभाजित किया। आज हम लोग उसके दूसरे विचार थियरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत के बारे में पढ़ेंगे। बस आज से छठे पीरियड से ये जो वाला चूँकि आधा पढ़ा चुके थे इसको, तो इसको सोचा ख़त्म हो जाए, बीच छोड़ना ठीक नहीं है। 6th पीरियड से हम लोग पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अभी तुरंत ख़त्म किए देते हैं, ठीक है। उपभोक्ता की बचत हम लोगों ने BA पार्टों में बहुत विस्तार से पढ़ा है और मार्शल ने कहा किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार होता है और जो वास्तव में देता है उसके अंतर को ही अतिरिक्त संतुष्टि की आर्थिक माप कहते हैं और वही उपभोक्ता की बचत है। या आप यूँ कहें कि जो हम देने को तैयार होते हैं वो हमारा उपयोग मूल्य होता है और जो हम देते हैं वो हमारा विनिमय मूल्य होता है। किसी भी वस्तु के दो मूल्य होते हैं, वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज। तो उन दोनों के डिफरेंस को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। देने के लिए हम ज़्यादा इसलिए तैयार होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, लेकिन बाज़ार में देते तो वही हैं जो मांग और पूर्ति से उसका मूल्य निर्धारित होता है, वो उसका विनिमय मूल्य है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था उदाहरण कि बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग मूल्य बहुत ज़्यादा होता है जबकि उनका विनिमय मूल्य बहुत कम होता है। वहाँ ऐसे में उपभोक्ता की बचत बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। इसलिए आपने देखा था कि उपभोक्ता की बचत का बहुत बड़ा रोल है टैक्स के डिटर्मिनेशन में भी। सरकार को चाहिए कि ऐसी वस्तुओं पर कर लगाए जहाँ उपभोक्ता की बचत बहुत ज़्यादा मिलती है, तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी, आराम से टैक्स दे देंगे, ठीक है। इसको तुम पढ़ सकते हैं। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो मनोवैज्ञानिक धारणा पर आधारित है। वास्तविक मूल्य तथा कुल उपयोगिता का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। यह विचार उस समय के लिए बहुत उपयोगी है जब किसी वस्तु पर कर लगाना होता है। उन्हीं वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए जिसमें उपभोक्ता को अधिक बचत प्राप्त होती है। इसके बाद देखो उपभोक्ता की बचत का हम लोगों ने चित्र के द्वारा भी अध्ययन किया था। यहाँ देखो एक अक्ष पर हम उपभोग की गई इकाइयाँ दिखाते हैं। जब हम पहली इकाई से हम का उपभोग करते हैं मान लो, और यहाँ हम उससे मिलने वाली उपयोगिता दिखाते हैं। जब हम पहली इकाई का उपभोग करते हैं मान लो यहाँ 1 इकाई का, तो हमको उससे इतनी उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरी करते हैं तो थोड़ा कम हो जाती है, तीसरा थोड़ा और कम हो जाती है, और चौथा। इसका मतलब ये है कि यह सीमांत उपयोगिता रेखा होती है। इसी को वास्तव में हम लोगों ने बाद में पढ़ा था कि एक डिमांड रेखा भी होती है। तो यह सीमांत उपयोगिता रेखा 2, 3 और 4 वास्तव में हम पहले इकाई के लिए उससे हमको इतनी उपयोगिता मिलती है, इसका मतलब हम इसके लिए इतना मूल्य देने को तैयार हैं। दूसरे के लिए हम इतना देने को तैयार हैं, तीसरे के लिए इतना तैयार हैं, चौथे के लिए इतना तैयार है।
लेकिन किसी वस्तु का मूल्य जो होता है वह इसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। तो जो सीमांत उपयोगिता है, ये चौथी इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है हमारी, इससे जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, वही कीमत होगा। अब हम यही कीमत इसके पहले की सारी इकाइयों को भी देंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप बाजार में उसी वस्तु की पहली इकाई के लिए 10 रुपया दीजिए, दूसरे के लिए 8 रुपया दीजिए, तीसरे के लिए 6 रुपया दीजिए और चौथे के लिए 4 रुपया दीजिए। आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन चल रहा होता है, आप उसकी उपयोगिता के अनुसार देने को तैयार रहते हैं, लेकिन जो अमाउंट एक्चुअली यू पे दैट विल बी इक्वल टू द प्राइस विच इज़ डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट। तो बाजार में मांग और पूर्ति से जो मूल्य तय हुआ वह कैसे तय होगा, ये है, ये पी होगा। तो जो हम देने को तैयार हैं और जो वास्तव में देते हैं उसी के अंतर को, तो हम देने को कुल इतना तैयार है। अगर हम 4 इकाई का उपभोग करते हैं तो हम कुल इतना हमको देना पड़ेगा, देना 4 है, लेकिन देना कितना पड़ेगा, सिर्फ इतना। ओ पी में आप इतने का गुणा कर दें इतना, तो ये बात क्या हो जाएगा, इतना हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है, इतना हम उसका भुगतान कर रहे हैं जो हमको देना पड़ रहा है। तो ये जो बचेगा एरिया वो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर हम इसको PCD कह दें तो ये PCD क्या हो जाएगा, ये कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, उपभोक्ता की बचत हो जाएगी। ठीक है, हो गया। इसके बाद मार्शल ने प्रतिस्थापन के नियम का प्रतिपादन किया। प्रतिस्थापन का एक सीधा सा रूल ये है कि हमेशा कोई भी व्यक्ति सस्ती वस्तु जो होती है उसको महंगी वस्तु की जगह प्रतिस्थापित कर देता है। सस्ती और उपयोगी, ध्यान दीजिएगा, सस्ती और उपयोगी, सस्ती और उपयोगी वस्तु को महंगी और कम उपयोगी वस्तु की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता है। और यह सब्स्टिट्यूशन तब तक चलता रहता है जब तक कि विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं और उनको दी जाने वाली कीमत आपस में बराबर ना हो जाए। आपको याद होगा कि एक उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब MUX बराबर हो PX के। यह तब की बात है जब वो केवल एक वस्तु का उपभोग करता है। लेकिन अगर वो एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है मान लीजिए, तो ऐसे में संतुलन कब होगा, तो कहता है तब होगा जब हर वस्तु के संदर्भ में जो सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात हो वह इकाई के बराबर हो। कैसे होगा, अब यहाँ हम MUX बटे PX बराबर क्या हो जाए, MUY बटे PY बराबर MUZ बटे PZ, और ये सब बराबर एक के होते हैं। तो इसका मतलब जितनी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं सब पर जो हम सीमांत इकाई व्यय कर रहे हैं उससे मिलने वाली उपयोगिताएं आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और ऐसा होगा तभी कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। तो अगर हमको टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है तो हमें मार्जिनल यूटिलिटीज हर इकाई के उपभोग में बराबर करनी होगी। ठीक है, तो यह है प्रतिस्थापन का नियम। इसको मिटा दें। और हम लोगों ने इसी तरह से देखा है कि इसी प्रतिस्थापन के नियम के द्वारा हमने सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या की थी। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या था कि विभिन्न वस्तुओं पर जो व्यय की जा रही है उस पर जो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं आपस में बराबर। तो अगर इसको हम चित्र से बताएं, ये है मान
तो एक ये x वस्तु की सीमांत उपयोगिता है और ये y की सीमांत उपयोगिता है। अब ये है जो इनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं कैसी हैं, बराबर है। ये सीमांत उपयोगिता है, यानी अगर ये 3 इकाई है और ये 6 इकाई लिख देते हैं तो x पर 3 इकाई व्यय करने से उतनी उपयोगिता मिलती है जितनी कि y पर 6 इकाई व्यय करने से मिलती है। और इससे सीमांत उपयोगिता दोनों आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। तो यह सब सीमांत उपयोगिता नियम है। इसी तरह से अगर साधन की हम बात करें तो साधनों के बीच में भी प्रतिस्थापन होगा, जैसे वस्तुओं के बीच में होता है। तो साधनों के बीच में प्रतिस्थापन क्या होगा, तो विभिन्न साधनों पर हम इस प्रकार व्यय करेंगे कि उनकी सीमांत उत्पादकताएं आपस में और उनको दिए जाने वाले भुगतान ये सब आपस में कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। यानी अब हम क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या x बटे प्राइस ऑफ x बराबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ y बटे प्राइस ऑफ y और बराबर a। वहाँ हम उपयोगिता वस्तु के संदर्भ में देखते हैं और साधन के संदर्भ में उसकी उत्पादकता देखते हैं। तो इस प्रकार व्यय करेंगे कि विभिन्न साधनों की सीमांत उत्पादकताएं आपस में कैसी हो जाए, बराबर हो जाए, क्योंकि हमें जितने भी साधन हैं सबकी कुल उत्पादकता अधिकतम करनी है। तो कहीं भी अगर आपको टोटल को मैक्सिमाइज करना है तो आपको मार्जिनल को क्या करना होगा, वो मार्जिनल को सब में बराबर करना होगा, तभी जाकर के टोटल अधिकतम होगा। ठीक है, तो यह तुम्हारा इसके अलावा मार्शल ने मांग की लोच की अवधारणा दी, जिसको आपने बड़े विस्तार से पढ़ा है। और मांग की लोच कीन्स ने कहा कि यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मांग की लोच से बहुत सारी हम आर्थिक समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे मांग की लोच से हम, आपने बाजार में पढ़ा है कि एकाधिकारी मूल्य विभेद करता है, पढ़ा है ना BA पार्ट 1 में। तो एकाधिकारी मूल्य विभेद किसके आधार पर करता है, वो मांग की लोच के आधार पर करता है। अगर 2 बाजार है उसके पास है तो दोनों बाजारों में जहाँ मांग लोचदार होती है वहाँ वो मात्रा ज़्यादा बेचता है, मूल्य कम रखता है। और जहाँ मांग बेलोचदार होती है, जहाँ उसके पास अच्छे कस्टमर होते हैं जो बहुत मूल्य पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ वो मात्रा कम बेचता है, मूल्य ज़्यादा रखता है। इसके अलावा लोच का बहुत बड़ा उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में आपने BA 2 में पढ़ा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस बात पर निर्भर करता है कि व्यापार का आकार और व्यापार में संलग्न वस्तुओं की मांग और पूर्ति की लोच कैसी है, इलास्टिसिटी कैसी है। जैसे अब मान लो आप जो चीज़ निर्यात करते हो, जो चीज़ क्या, हम मान लो कृषि प्रोडक्ट निर्यात करते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने। तो अगर आप कृषि प्रोडक्ट निर्यात करते हैं और हमने कृषि प्रोडक्ट को सोचा कि यार वो थोड़ा महंगा कर दें, ज़्यादा पैसा पाएंगे बेचेंगे, आपने महंगा कर दिया। जब आपने महंगा कर दिया तो ज़्यादा पैसा तब मिलेगा जब महंगा करने के बाद भी मांग ना घटे। पहले तुम 10 रुपये में 10 किलो बेचते थे तो 100 रुपया पाते थे, अब तुमने 20 रुपया कर दिया। अगर तब भी 10 किलो बेचते हो तब तो फायदा हो गया, लेकिन अगर तुमने 20 रुपया कर दिया और घट कर के मात्रा 5 किलो हो गई, तब इसका मतलब कि अगर मांग तुम्हारी ऐसी है, इतनी लोचदार है कि तुमने जरा भी मूल्य अगर बढ़ाया तो मांग क्या होगी, धड़ाम से नीचे आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वह बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब कि अगर तुम्हें आय प्राप्त करना है तो तुम्हारी वस्तु की मांग कैसी होनी चाहिए, बेलोचदार होनी चाहिए। कितना भी मूल्य बढ़ाओ, कितना भी मूल्य बढ़ाओ, वो खरीदे ही खरीदे। लेकिन हम जो सामान बेचते हैं उसकी मांग बेलोचदार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गेहूं चावल दाल बेचते हैं, वो खाते ही नहीं।
हम जो बेचते हैं उनको उनकी ज़रूरत ही नहीं है ना वो तब। लेकिन अब उसका उल्टा क्या है कि जो हम खरीदते हैं वो हमारी मजबूरी है कि हमको खरीदना है। जैसे हम पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, राफेल विमान खरीदते हैं ना। अब वो चाहे जैसे बेचें, चाहे वो सस्ता बेचें चाहे महंगा बेचें, क्योंकि हमको अगर जिंदा रहना है तो हमको खरीदना है। हमको अगर अपनी सैन्य शक्ति मजबूत रखनी है कि पाकिस्तान और चाइना हमसे थोड़ा दबाव में रहे, तो राफेल तो खरीदना है। राफेल चाहे 2000 में मिले चाहे 2 करोड़ में मिले, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 मीटिंग खाना नहीं खाएंगे लेकिन राफेल खरीदें। लेकिन उनके लिए क्या है, जो आप बेचते हैं उनको ज़रूरत ही नहीं है। बड़ी समस्या ये है। क्यों? कभी तुमने कोई अंग्रेजी मूवी देखा है? अब जाके देख लेना, घर में रात में टीवी में आएगी तो तुम सिर्फ ये देखो कि 1.5 घंटे की मूवी, 1-1.5 घंटे की ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती भी नहीं है। 1-1.5 घंटे की मूवी वह देख लो और अपनी 3 घंटे की कोई भी मूवी आंख बंद करके देख लो। 1.5 घंटे में तुमको एक बार भी लोग डाइनिंग टेबल पर नहीं दिखेंगे, और तुम्हारे यहाँ 3 घंटे में कम से कम 300 बार दिखेंगे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए, और इतना खाना लेके बैठे रहेंगे। तो लाइफ स्टाइल का ही डिफरेंस है। कोई चीज़ कभी भी कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और समाज साहित्य का दर्पण है। पढ़ा है ना, तुमने एक निबंध पढ़ा होगा, साहित्य समाज का दर्पण है, निबंध लिखिए इंटरमीडिएट में, पढ़ा था ना। तो यही है जो साहित्य में दिखता है। साहित्य का मतलब वो सिनेमा में दिखे, नाटक में दिखे, लिटरेचर में दिखे, उपन्यास में दिखे, कहानी में दिखे, ये सब तरीके ही तो हैं साहित्य का। क्या साहित्य यही तो है। तो वही दिखता है जो समाज में होता है, और समाज में वही होता है जो साहित्य में दिखता है। बहुत सारी बातें तुम सिनेमा देख के सीख जाते हो, और बहुत सारी बातें समाज से सिनेमा सीख करके करता है। कोई ऐसी घटना तुमको सिनेमा में दिखाई पड़ती है जो तुम्हारे दिमाग में रीत लगता है बिल्कुल इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन समाज में कहीं न कहीं ऐसा हुआ है जो तुम नहीं जानते, और कुछ दिन बाद जब तुम्हारे गांव में होता है तो कहता हाँ ये सिनेमा में भी था, ऐसा तो हुआ था। तो हम कभी कभी कोई चीज़ सिनेमा से जल्दी जान जाते हैं, कभी कभी सिनेमा समाज से जान जाता है, लेकिन वो कहीं न कहीं होता ज़रूर है। जितनी भी घटनाएं, चाहे पॉलिटिक्स को लेकर के, चाहे वो सोसाइटी को लेकर के, चाहे वह किसी रिचुअल को लेकर के आप सिनेमा में देखते हैं, कहीं न कहीं तो घट रही होती है ना। वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि दोनों को जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाना चाहिए, साहित्य को भी और समाज को भी। साहित्य को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए जिनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारी खबरें अखबार में ऐसी छप जाती हैं जिनको इन्हें नहीं छापना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको जैसे न बताना समाज के लिए ठीक है, तो उन्हें क्यों बता रहे हैं। जैसे अखबार में छप जाता है एक 60 साल की महिला प्रेमी के साथ फुर, अखबार में छपता है ना। इस न्यूज़ की क्या ज़रूरत थी भाई। अगर एक गलती हो गई मान लो समाज में जो समाज के लिए ठीक नहीं है, तो ज़रूरी है कि उस गलती को क्या करो, बाकी लोगों में पॉपुलराइज मत करो ना भाई। एक आदमी ने गलती कर दी तो अच्छी खबर हो तो खूब पॉपुलराइज करो, लेकिन ऐसी कोई ख़राब खबर जिसका कोई लाभ ना हो और नुकसान होने की गुंजाइश ज़्यादा हो, तो ये जिम्मेदारी साहित्य की भी है और समाज की भी है कि दोनों मेंटेन करें। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम इसको सीखते हैं। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो इसलिए जब हम लोच की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका बड़ा रोल है कि हमारी जो सप्लाई है वो एक तरह से बिल्कुल ही इलास्टिक है, और लेकिन हमारी डिमांड कैसी है, वो ऐसी है कि हमें खरीदना है, हर हाल में खरीदना है। तो जाहिर सी बात है कि तो फिर व्यापार शर्त कैसी होगी, वो हमारे खिलाफ हो जाएगी। यानी हमारी आयात ज़्यादा रहेंगे, हमारे निर्यात कम रहेंगे। ठीक है। तो इसलिए ये मांग की लोच भी इसके अलावा देखो इसी
लोच की वजह से सरकार जब कर लगाती है तो यह प्रश्न किया जाता है कि कर किस पर लगाया जाना चाहिए, किस तरह के उद्योग पर कर लगाया जाना चाहिए। बढ़ती हुई लागत, इसको बंद कर देखिए, बढ़ती हुई लागत के अंतर्गत जो उद्योग काम कर रहा हो, या घटती हुई लागत के अंतर्गत जो उद्योग काम कर रहा हो, या स्थिर लागत के अंतर्गत जो उद्योग काम कर रहा हो। ठीक है, यहाँ तुम लोगों ने BA 2 में पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा होगा करारोपण के संदर्भ में कि करारोपण पर लोच का क्या प्रभाव पड़ता है, पढ़ा है ना। अब देखो हम जल्दी से बना देते हैं। ये मांग है और ये पूर्ति। एक ये मांग है, एक ये पूर्ति। नीचे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें आ रहा है? हाँ, गुड। एक ये है डिमांड है और एक ये। मांग और पूर्ति रेखाओं को जब हम बनाते हैं सामान्यतः, तो हम क्यों इसको बनाते हैं? इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि तुमने BA 1 में जब उत्पत्ति के नियम पढ़ा था, तो उत्पत्ति के नियम में तुमने उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम आपने वहां देखा था कि उत्पत्ति वृद्धि नियम का मतलब होता है लागत ह्रास नियम, उत्पत्ति समता नियम का मतलब होता है लागत स्थिर नियम, और उत्पत्ति ह्रास नियम का मतलब है लागत वृद्धि नियम। तो चूंकि लागत वृद्धि नियम ही लास्ट में लागू होता है, क्योंकि उत्पत्ति वृद्धि नियम थोड़ी देर रहता है फिर खत्म हो जाता है, फिर उत्पत्ति ह्रास नियम ही चालू होता है। अर्थात अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको लागत बढ़ानी ही पड़ेगी। अर्थात जो फाइनल स्टेज होती है नॉर्मल सिचुएशन में, वो इंक्रीजिंग कास्ट कंडीशन होती है। कैसी होती है? इंक्रीजिंग कास्ट कंडीशन। दैट्स वाई वी ऑलवेज ड्रा सप्लाई कर्व इन दिस फॉर्म। हम हमेशा पूर्ति रेखा इस रूप में इसलिए बनाते हैं क्योंकि नॉर्मल कंडीशन कैसी होती है, ऐसी ही होती है। लेकिन सप्लाई कर्व ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर टाइम बीइंग रहता है, ये लंबे समय तक के लिए नहीं रहता है। इसलिए हम कभी भी जब मांग पूर्ति बनाते हैं तो बिना सोचे कैसे बना देते हैं, जैसा आप नॉर्मली बनाते हैं। अब देखो इसमें तीनों में कह रहा है कि टैक्स किस पर लगाना ठीक है। अब जब टैक्स लगेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये देखो टैक्स लग गया, ठीक है। अब जब सप्लाई कम हो गई तो पहले इतनी मात्रा थी, अब मात्रा कितनी हो गई? इतनी। पहले Q1 का उत्पादन था, टैक्स लग गया, उत्पादन फिर कितना हो गया? Q2 हो गया। और कीमत पहले इतनी थी, P1 थी, और अब क्या हो गई? P2 हो गई। लेकिन ये देखो T1 और T2 टैक्स कितना लगा? इसके बीच की दूरी जो है वो टैक्स के बराबर है। जो जितना ये खिसकेगा इसके बीच की दूरी क्या होगी? टैक्स है। जितना टैक्स होगा उतना ही खिसकेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो टैक्स बहुत ज़्यादा है लेकिन मूल्य बहुत कम बढ़ा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ यह भी समझ लो फट से, बहुत आसानी से, कि जब टैक्स लगता है तो उत्पादन घट जाता है। लागत वृद्धि नियम है, इसलिए अगर उत्पादन बढ़ेगा तो लागत बढ़ेगी और उत्पादन घटेगा तो लागत क्या होगी? घटेगी। जब उत्पादन घट गया तो प्रति इकाई लागत क्या हो जाती है? घट जाती है। इसलिए मूल्य लागत टैक्स से कम बढ़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ ऐसे उद्योग जो हो जिनकी इंक्रीजिंग कास्ट कंडीशन हो, यहाँ कर लगाना फायदेमंद है, क्योंकि सरकार को आय ज़्यादा होगी, जनता को नुकसान कम होगा। बात समझ में आई? तो ये है एक्सेप्टेबल है। अब देखो यहाँ अगर स्थिर है तब सप्लाई हमने लगाया, टैक्स लगाया, ST हो गया, इसको ST बिल्कुल लगाया, ST हो गया। तो अब यहाँ देखो जितना टैक्स लगा उतना ही मूल्य बढ़ गया ना। इसका मतलब कि यहाँ लगाने से कोई बहुत फायदा नहीं है। यहाँ देखो क्या हो गया,
दिख नहीं रहा है? रुको अच्छा इसको अब पहला वाला मिटा देते हैं ना, ये वाला बन गया ना, मिटाए? इसमें बना भी है खैर ये वाला, ठीक है, और रहेगा भी तुम्हारी रिकॉर्डिंग में, तो परेशान हो ना। ये देखो, ये तुम्हारी डिमांड है। जब हम डिक्रीजिंग कास्ट बनाते हैं, एक बात और तुम टेक्निकलिटी यहाँ समझ लो, बहुत सारी बातें तुमको नहीं मिलेंगी ढूंढने पर। जब ऐसे बनाते हैं तब समस्या ये होती है कि जो पूर्ति रेखा भी वैसे ही बनानी है, तो उसको क्या करें, यहाँ से बनाएं कि यहाँ से बनाएं? दोनों ही तो गिरता हुआ है ना, तो फिर सही क्या है? तुम लोग बताओ, ये सही है कि ये सही है? नीचे वाली सही है। क्यों? पीछे देख लिए थे इसलिए बता रहे हो, क्यों सही है बताओ? बहुत देखो, दिमाग में सिर्फ ये रखा करो कि अगर ये कमरा खाली है तो यहाँ कुछ बैठकर बेचोगे? इस कमरे में कोई नहीं है, कुछ बेचोगे? इसका मतलब कुछ बेचो, उसके लिए जरूरी क्या है? कोई रहे ना। हाँ, बस ये लाइन याद रखो। अब देखो, अब ये हो गई मांग, इसका मतलब ये मांग रहेगी तभी बेचोगे। तो हम इसको हमेशा ऐसे नीचे से ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये ऊपर रहेगी, ये बाद में आएगी। अगर ऐसे बना दोगे उल्टा, तब क्या हो जाएगा कि तुम बेच रहे हो, कोई रहे चाहे ना रहे, तो वो संभव नहीं है। तो ऐसे जब हो जाएगा तब देखो क्या होगा। और अब ये हो गया बढ़ करके एसटी हो गई। तो अब जरा ध्यान दे, कीमत पहले क्या थी? ये P1, अब कितनी हो गई? P2। लेकिन टैक्स कितना लगा? ध्यान से देखो, टैक्स केवल इतना ही है, P1 ही टैक्स है, और मूल्य कितना बढ़ गया? P1 से P2, यानी टैक्स कम लगा और मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग कास्ट है ना, कि उत्पादन बढ़ाएगा तो लागत घटेगी। अब जब उसने उत्पादन घटाया तो लागत बढ़ गई उसकी, उल्टा हो गया ना। तो इसलिए अब वह कि प्रति इकाई लागत बढ़ गई तो वो मूल्य क्या करेगा? बढ़ा देगा। इसलिए ऐसे उद्योगों पर टैक्स लगाना नहीं ठीक है जो डिक्रीजिंग कास्ट के अंतर्गत उत्पादन कर रहे हो। ठीक है, तो तुमने देखा कि स्थिर लागत है तब भी लगाना ठीक नहीं है, डिक्रीजिंग कास्ट है तब भी लगाना ठीक नहीं है, और हमेशा कर केवल तब लगाना चाहिए जब कैसा हो? इंक्रीजिंग कास्ट कंडीशन हो, बढ़ती हुई लागत की दशा हो, क्योंकि वहाँ सरकार को भी आय ज़्यादा मिलती है और पब्लिक को भी तकलीफ कम होती है, मूल्य कम बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा मार्शल ने और बहुत सारे विचार दिए। एक उसने बहुत महत्वपूर्ण विचार दिया आभास लगान का, कॉस्ट रेंट। आपने BA1 में पढ़ा होगा आभास लगान, याद है कुछ आपको? वास्तव में यह स्थिर साधनों को अल्पकाल में मिलता है। तो जो स्थिर साधनों को अल्पकाल में भुगतान किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आभास लगान कहते हैं। और इसको हम कॉस्ट रेंट को निकालते हैं कि जो आपकी टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम टोटल वेरिएबल कास्ट को माइनस करके ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ये इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिराइव करने का यहाँ स्पेस नहीं है। आप थियरी में इसको कास्ट में पढ़ करके, या जो इस पर जो वीडियो थियरी वाले पढ़े हैं उसमें आप कास्ट वाला चैप्टर खोलिएगा तो कास्ट में डिटेल आपको आपकी वेरिएबल कास्ट, फिक्स्ड कास्ट, टोटल कास्ट, एवरेज फिक्स्ड कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट, मार्जिनल कास्ट कैसे आप डिराइव करते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पढ़िएगा। यहाँ आपको हम सिर्फ चित्र बना करके दिखा देते हैं। ठीक है,
दिखाई पड़ रहा है? ये देखो, तुमने देखा है कि यह एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, औसत स्थिर लागत है जो लगातार घटती जाती है और दीर्घकाल में ये शून्य हो जाती है, अर्थात यहाँ आकर के मिल जाती है बहुत दूर जाकर के एक्स एक्सिस से, क्योंकि दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर लागत नहीं होती है, सब परिवर्तनशील हो जाती है। और तुमको याद होगा कि यह वेरिएबल कास्ट है, एवरेज वेरिएबल कास्ट है। कुछ समझ दिमाग में आ रहा है? कभी देखा है इसको? वेरी गुड। और दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? एवरेज कास्ट। और ये बीच की दूरी घटती जाती है और दीर्घकाल में जब ये शून्य हो जाता है दोनों एक हो जाती हैं। इसका मतलब केवल वेरिएबल कास्ट रह जाती है और स्थिर लागत क्या होती है? खत्म हो जाती है। आपने एसी और एमसी का संबंध पढ़ा है कि वह एसी के न्यूनतम बिंदु पर काट कर निकल जाती है। ये तो तुम्हारी रेखाएं हो गई। अब इसके बाद बाजार में कुल मांग और कुल पूर्ति से जो मूल्य तय होता है, जो भी प्राइस तय हो जाती है उसी को बाजार दिया हुआ मान लेता है। कोई प्रतियोगिता में आपने पढ़ा है तो यह जो एमआर, यही एआर, यही प्राइस, सब रेखा कैसी होती है? यही है। और यह जो तुम्हारी आय है, यह वेरिएबल कास्ट को देखो मैंने जानबूझकर यहाँ स्पर्श करवाया है, पर्पजली मैंने इसको ऐसा खींचा है। यह यहाँ से भी जा सकती है, यह यहाँ से भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि बाजार में मांग और पूर्ति कैसी है और तुम्हारी लागत दशाएं कैसी है। तो जो आय रेखा है ये यहाँ यह बता रही है कि तुमने यहाँ जितना वेरिएबल कास्ट है बस उतना ही प्राप्त हो रहा है, उससे अधिक कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ उसको कोई भी लगान प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर ये हम मान लो कि मांग बाजार में बढ़ जाए, ये हो जाए P1 और कीमत थोड़ी क्या हो जाए, बढ़ करके P1 हो जाए, ये हो गई ना। अब देखो वेरिएबल कास्ट यहाँ है, अगर हम ये एमसी रेखा एमआर को यहाँ काट रही है तो इसको अगर हम सही सही संतुलन की व्याख्या करेंगे जैसे लगाते हैं तो औसत लागत तो यहाँ है, इसका मतलब अभी लागत ज़्यादा है, आय कम प्राप्त हो रही, उसे घाटा होगा। लेकिन वेरिएबल कास्ट यहाँ है, अगर इसको हम ए लिख दें, इसको बी लिख दें और इसको सी लिख दें, तो ए बी सी लिख दें अगर, तो उसको ए बी के बराबर तो घाटा हो रहा है, लेकिन ये उसको बी सी के बराबर वेरिएबल कास्ट से ज़्यादा मिल रहा है। और ये क्या है? ये वह है जो स्थिर लागत पर उसको भुगतान हो रहा है, यही उसकी आभासी लगान है। ठीक है, तो जो हमको वेरिएबल कास्ट के ऊपर मिल रहा होता है वह क्या है? वही आभासी लगान है। ठीक है, तो इसे हम क्वासी रेट कहते हैं, इस तरह इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें यह चित्र बना नहीं है इसलिए इसको ध्यान से आप देखिए और समझ लीजिएगा। जब इसके अलावा देखो मार्शल ने इसके अलावा जो संक्षेप में हम पूरा जब समराइज करते हैं तो उसने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात कही, अध्ययन प्रणालियों को आपने देखा कि उसने आगमन और निगमन दोनों को मिला करके बताया कि दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, न तो अकेले निगमन परफेक्ट है और न ही अकेले आगमन परफेक्ट है। उसने समन्वयवादी विचारधारा को जन्म दिया, आगमन निगमन को मिलाया। उसने आपने देखा कि मूल्य निर्धारण में प्रतिष्ठित और ऑस्ट्रियन स्कूल को मिलाया, उपभोक्ता की बचत की व्याख्या की, मांग की लोच की व्याख्या की, मूल्य निर्धारण में समय तत्वों की उसने व्याख्या की, प्रतिनिधि फर्म का विचार, उसने एक प्रतिनिधि फर्म का विचार दिया। प्रतिनिधि फर्म का मतलब होता है सबसे पुरानी और विश्वसनीय फर्म। ऐसी दुकान जैसे जौनपुर में बेनी की मिलती, अब बेनी साहब की ऐसी रेपुटेशन हो कि जो वस्तु की अपनी मिठाई की कीमत रख दें वही कीमत पूरा बाजार क्या करे, स्वीकार कर ले। और यह बेनी की जिम्मेदारी है कि मूल्य तय करते समय सिर्फ अपना लाभ न देखें, सबसे छोटा जो दुकानदार जौनपुर में है उसका भी लाभ देखें,
अगर वो खुद इमरती 5 रुपए में बना लेते हैं और कोई छोटी दुकान वाला 6 रुपए में बनाता है, तो उनको चाहिए कि अपनी इमरती का मूल्य 7 रुपए से कम न रखें। ध्यान दीजिएगा, वो उसके भी हित का ध्यान रखें। सबको बाजार से बाहर न करने लगे कि चलो कुछ दिन तक चारे में बेचो, सब दुकानदार बंद करके चले जाए। तो ऐसा व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं होता है। प्रतिनिधि कौन होता है? जो सबको सर्वाइव करने का मौका देता है। तो ऐसा मूल्य, और सबका उस पर विश्वास रहता है। सब लोग कहते हैं भाई जो बेनी राम कह देंगे वही सही है। क्यों? क्योंकि सबको यकीन है कि बेनी राम सबका भला करेंगे, केवल अपने हित की बात। तो ऐसी फर्म प्रतिनिधि फर्म होती है, बहुत पुरानी। उनसे पुरानी दुकान शायद जौनपुर में किसी की नहीं हो। तो इतनी पुरानी, इतनी बढ़िया गुडविल, इतनी अच्छी क्वालिटी, इंटरनेशनल मार्केट में भी पहचानी जाने वाली दुकान, तो अब उनसे बढ़िया दुकान कौन हो सकती है भाई प्रतिनिधि फर्म होने के लिए? तो ऐसे फर्म की बात मार्शल करता है कि ये डिसाइड करती है, ये मार्केट को ये कंट्रोल करती है, और इसे हर आदमी स्वीकार कर लेता है कि चलो यार ठीक है, कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। ठीक है। लागत संबंधी विचार भी उसने बहुत सारे दिए। जैसे उसने रियल कास्ट की अवधारणा दी, वास्तविक लागत। वास्तविक लागत किसी भी कार्य को करने में जो कष्ट, त्याग और प्रयत्न आपको उठाने पड़ते हैं उसे ही रियल कास्ट कहते हैं, वास्तविक लागत कहते हैं। और यह वास्तविक लागत का विचार यद्यपि इसलिए बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि जैसे खेती में लागत कितनी आती है जान पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन हम कर ही नहीं पाते हैं। जैसे उसी खेती में जब आप अपने हल बैल से जुताई करते हैं तो केवल मजदूर को दिया जाने वाला 300 रुपया लागत में जोड़ते हैं, लेकिन हल बैल सहित जब मजदूर बुलाते हैं तब वो 700 रुपया लेता है। लेकिन अपने हल बैल का मूल्य 400 रुपया आप कभी नहीं जोड़ते, तो पता ही नहीं चल पाता खेती में कितनी लागत आई, कितनी लागत। आपने मजदूर को 200 रुपया दिया, जोड़ लिया, रात भर आप भी खड़े रहे उस काम में, आपने अपना वाला नहीं जोड़ा। रहते नहीं रहते हैं। आपकी थ्रेसिंग हो रही है तो पूरी रात घर के 3 लोग थे, तीनों लोग जग रहे हैं, 5 मजदूर काम कर रहे हैं। लेकिन आपने जब सवेरे सबकी लागत जोड़ी तो कितना जोड़ा कि 500 रुपया 3 मजदूरों को दिया, और आप लोग जो 3 लोग जगे उसका क्या, उसकी तो लागत नहीं जोड़े ना। तो किस खेती में सच पूछिए तो सही से लागत कितनी आती है आप जोड़ ही नहीं पाते। और यही समस्या किसी की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा उसके बंटवारे की भी वही समस्या है। 15 साल से कम का बच्चा है खेत में कभी नहीं जाता, 55 साल के ऊपर का बुजुर्ग कभी नहीं जाता। खाते दोनों हैं पल भर कि नहीं खाते। तो अब इकोनॉमिक्स तो कहता है नहीं खाना चाहिए भाई, कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है तो खाएंगे कैसे। लेकिन हमारी एग्रीकल्चर हमारी बेसिक कल्चर है, वास्तव में ये उद्योग नहीं है, और हिंदुस्तान में इसे उद्योग का दर्जा दिया भी नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो अच्छा अच्छा, चलो बाकी बाद में थोड़ा सा 10-5 मिनट का आज इसको ख़त्म कर लेकिन ठीक है, कल से पढ़ेंगे।